कि वो अपने अनुभव काफी लंबे हमारे बीच में रहे, कड़वे मीठे जैसे भी रहे, आप सभी के बीच में रखेंगे अपने अनुभव। माननीय आरपी मीना साहब। आदरणीय बीएल बैरवा साहब, आदरणीय मेहता साहब, ब्रीत मान जी, शिवकरण जी, हजारी लाल जी, रमेश जी, सलीम, सौरभ, गुलाब जी, ब्रजलाल जी, भरत, सबका मैं नाम ले सकता हूँ जितने बैठे हैं यहाँ। ठीक है राम। तो आपको पहले तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। मैं 8 जून 2001 को फुलेरा में आया था गांधीधाम से, और मैंने 95 में ज्वाइन किया राजकोट में। तो राजकोट डिवीजन में एक ही एम ही होता था, बहुत बड़ा डिवीजन था वो। उधर ओखा से लेके साबरमती, महसाना, ये बहुत लंबा एरिया था। तो मैं लगभग, तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो मैं करीब 15 दिन, एक्सीडेंट बहुत होते थे तब सीआरटी वैगन के, तो इधर उधर घूमता ही रहता था। और जिनका इन्होंने नाम लिया है महसाना में झा साहब, तो वो झा साहब बड़े सॉलिड आदमी थे, यूनियन के नेता थे और बहुत ही ज्यादा संजीदा आदमी थे, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति थे। तो उनसे भी हम लोगों ने धीरे धीरे सीखा। और मैं शुरू में ये सीख गया था कि जैसे रेलवे में डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ऑपरेटिंग, मैंने कहा ऐसे 2 डिपार्टमेंट और है। तब मैं 2 ही सोचता था, 2 डिपार्टमेंट थे, एक मजदूर संघ और एक यूनियन। बाद में बैरवा साहब के प्रयत्नों से और ये SC/ST एसोसिएशन भी एक डिपार्टमेंट और बन गया। तो ये इनके लिए बड़ा क्रेडिट की बात है कि इन्होंने धीरे धीरे अपने को इस्टेब्लिश किया और ये आगे बढ़े। इसके साथ साथ मैं आप सबसे कुछ बातें, पर्सनल चीजें शेयर करना चाहूंगा कि एक तो आदमी को अपने आप को बड़ा समझना चाहिए। हर व्यक्ति को ये समझे कि मैं बड़ा आदमी, चाहे पियोन हो, सफाई वाला हो, डिप्टी CM हो, कोई भी व्यक्ति, GM हो, हर आदमी अपने आप को बड़ा समझे। आप ये देखो कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, कि इसको अगर बनाऊं तो कैसे बनेगी, कितने रुपए लग जाएंगे बनाने में। चाहे कितना भी छोटा आदमी हो, उसकी बॉडी को बनाने में कितना मेहनत लगेगी, कितने रिसोर्स लगेंगे, बन सकती है। तो आदमी का अपना असेट तो बहुत बड़ा है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट हमारा सबका अपना होना चाहिए। हमको ये अपने आप को ये समझे कि हम बड़े आदमी हैं। चाहे आदमी कोई भी काम कर रहा हो, सफाई वाले का काम भी छोटा नहीं है, TT का काम भी छोटा नहीं है, क्लर्क का काम भी छोटा नहीं है, खलासी का काम भी छोटा नहीं है। हमारा जो CNW का खलासी है और उसका फिटर, वो दोनों इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं। गाड़ी जयपुर से स्टार्ट होगी, कोयम्बटूर जाएगी, वापस आएगी, किसके आधार पर जा रही है? उन लोगों के आधार पर। उनका काम कितना महत्वपूर्ण है। जितने भी 2-4 हजार जो लोग पैसेंजर जाते हैं, उसमें उनका रोल आप देखिए। हर डिपार्टमेंट का आप रोल देखो, हर व्यक्ति का रोल देखो। तो आदमी को मन में तो कम से कम अपने आप को बड़ा समझ ही सकते हो। इसमें तो कोई नहीं रोक रहा है, ना दूसरा ऑफिसर मना कर रहा है, ना सुपरवाइजर मना कर रहा है कि भाई मैं बड़ा आदमी हूँ। और बड़े आदमी आप हो, अगर ऐसा सोच लोगे तो आप जरूर बड़ा काम करोगे और अच्छा काम करोगे। और अल्टीमेटली मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति ऑफिस में 8 घंटा निकाल ही रहा है। काम करके निकालो तो 8 घंटे निकलेंगे, काम नहीं करके निकालो तो 8 घंटे निकलेंगे। तो क्यों नहीं काम कर लिया जाए? काम करो, आपका अपनी रेस्पेक्ट भी होगा। अगर कोई आदमी काम नहीं करता है, उसके बच्चे क्या सीखेंगे? ऐसे पेरेंट्स से ये सीखेंगे, यार हमारे पिताजी तो काम करते नहीं है, तो हम भी क्या करें। तो इसलिए जो आदमी डेडिकेटेड है, सिंसियर है, उनके बच्चे नॉर्मली सिंसियर और डेडिकेटेड होंगे। तो अगर हम लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं अपने काम पे, तो ये आप समझ लीजिए कि आप पर्सनल नुकसान कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन व्यक्ति का, स्वयं का भी नुकसान होगा, क्योंकि उसी को देख के उसके बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग अच्छा से अच्छा काम करें तो आपको डेफिनेटली आप ये समझे कि आप खुद का लाभ कर रहे हैं। इसके बाद आप व्यक्ति की बात हुई, फिर अधिकतर लोग जो SC/ST या OBC के रिजर्वेशन से आते हैं आगे, वो क्यों आए हैं? रिजर्वेशन के आधार पर। रिजर्वेशन कैसे मिला? रिजर्वेशन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसके आधार पर रिजर्वेशन मिला। और रिजर्वेशन मिलने के पीछे
ऐसा नहीं किसी व्यक्ति विशेष, किसी वर्ग विशेष को उन्होंने लाभ पहुंचाया, उन्होंने लाभ पहुंचाया पूरी कंट्री को। अगर आज की डेट में कई लोग सोचते हैं कि यार रिजर्वेशन बड़ा खराब है, ये है, लेकिन आप अगर वास्तव में देखो, चाहे आप ऊंची जाति के व्यक्ति हो, नीची जाति के व्यक्ति हो, कोई भी हो, आप अगर देखें अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो क्या होता। रिजर्वेशन नहीं होता तो 3 चीजें हो सकती थी। नंबर 1 कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो करीब देश की पॉपुलेशन में आज की डेट में 25 से 30% है, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को एक छोटा मीनियल वर्क करते रहते हैं। जैसे पुराने जमाने में महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, कोई महिला आगे नहीं थी। जब महिलाओं को पढ़ाने लगे तो इंदिरा गांधी भी महिला बनी, अभी जयललिता भी बनी, उधर बंगाल में ममता बनर्जी भी बनी, मायावती भी बनी। कितने लोग ऐसे, जब से SC/ST के लोगों को पढ़ाया जाना शुरू किया, बहुत लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पर पहुंचे, बड़े काम किए उन्होंने। बाबा साहब ने खुद ने बहुत बड़ा काम किया। तो आप ये देखोगे अगर नहीं पढ़ाया जाता या रिजर्वेशन नहीं होता तो एक बहुत पॉपुलेशन का बड़ा भाग जो असेट बन गया है वो लायबिलिटी होता देश के ऊपर। दूसरा संभावना ये हो सकती थी कि लोग आपस में झगड़ा करते और झगड़ा करके नई कंट्री की बात करते, भाई हमारे को तो अलग कंट्री बना दो, हमको तो नहीं रहना आपके साथ, या फिर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता, अशांति होती, तो ओवरऑल देश का नुकसान बहुत ज्यादा होता। तो रिजर्वेशन की जो बात की गई वो रिजर्वेशन इसलिए किया गया कि आपका इंटीग्रेटेड ग्रोथ हो, पूरी कंट्री एक साथ आए, जो आदमी पीछे रह गया उसको कैसे आगे लाए, उसको स्पेशल आप एक टूल दे रहे हो कि जिससे कि वो आगे से आगे आ सके। कि जो भाई हमारे और रिजर्वेशन में नहीं आते, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, उनको ये देखना चाहिए कि वास्तव में यार इनके साथ में इस तरह से ये पीछे रह गए हैं, और पीछे रह गए तो हम इनको आगे लाने के लिए जो टूल है उसके प्रति सम्मान व्यक्त करें, ना कि उनसे कोई रोष व्यक्त करने की आवश्यकता है। तो रिजर्वेशन बड़ा एक अच्छा माध्यम है इंक्लूसिव ग्रोथ का और देश को आगे बढ़ाने का। और बाबा साहब ने जो आगे लाए, उन्होंने 3 बातें बोली जो सबसे महत्वपूर्ण, उनके हर नारे में ऊपर लिखा रहता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हर यूनियन के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। और पूरे बहुत सारे वर्ड थे चीजों में। उन्होंने एक शिक्षित को ही क्यों कहा, उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान है। अगर आप शिक्षित हो जाओगे तो शेर की तरह बात कर सकते हो, वरना आप ऐसे ही रहोगे, आप बात नहीं कर पाओगे किसी से। तो शिक्षित बनो। तो हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, शिक्षा के कारण। दूसरा संगठित, अगर ये सबको मालूम है कि अगर संगठित रहोगे, आपकी बातें, मैं नहीं कहता हर एक अधिकारी खराब है या अच्छा है, कुछ अधिकारी अच्छे हैं, कुछ जैसा भी उनका बैकग्राउंड रहता है वो उस तरह के हो सकते हैं, वो भी अल्टीमेटली समाज से ही आते हैं। लेकिन अगर संगठित आप रहते हैं स्टाफ के एंगल से, तो आपके बहुत सारी डिमांड्स है, उनको पूरा करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो मैंने एक दिन फेसबुक पे भी लिखा था कि हमारे हर व्यक्ति को, कोई और कोई जो भी आदमी सरकार में काम कर रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में, उसको यूनियन में जरूर से जरूर हिस्सेदारी रखनी चाहिए, उसको यूनियन का मेंबर बनना चाहिए। एसोसिएशन का मेंबर बनो, यूनियन का बनो, मजदूर संघ का बनो, पर किसी के साथ में अपना टाई अप रखोगे तो आपको आवश्यकता पड़ने पर फायदा होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर वो आप इंडिविजुअल, जब परेशानी आती है, जब आप दौड़ के जाओगे, फिर शायद आपकी मदद उतनी अच्छी वो लोग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही अगर जब वीक रहेंगे तो मदद कैसे होगी। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि यूनियंस को स्ट्रांग बनाया जाए और यूनियंस भी अपने जो भी उनके फॉलोअर है उनका अधिक से अधिक सुविधाओं का ध्यान रखें और अच्छे माहौल में ध्यान रखें। सब लोगों की ड्यूटी बनती है कि हर आदमी खुश रहे, उसमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर आप ये देखें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कि जैसे पुराने जमाने में जाति और वर्ण, मेरे एक दिन मेहताजी से भी बात हो रही थी कि कैसे हुआ ये काम। पहले कहते थे कि भाई जातिया या वर्ण था, जो काम कर रहा है उसको वो काम मिल गया। आप अगर गहराई से देखो तो ऑफिस में भी वर्ण है। ऑफिस में ऑफिसर एसी में बैठे रहते हैं अंदर, आप लोग एयर कूल्ड चैम्बर में बैठे रहते हैं, हमारे पीओ ने वो बाहर बैठे रहते हैं पंखे में। लेकिन कोई मन में ऐसी बात नहीं है कि यार कि ये छोटा है, ये बड़ा है, वो ऑफिसर है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे जो पियोन है उसका बेटा भी अंदर बैठ सकता है, ऑफिसर ढंग से काम नहीं करेगा बेटा, वो बाहर बैठ सकता है। तो ये क्या है? ये वर्ण है, इसमें जाति नहीं है। जाति क्या होती कि पियोन का बेटा पियोन बने, ऑफिसर का बेटा चाहे नालायक हो तो भी अफसर बने, तो वो जाति हो जाती। इसलिए ये जो व्यवस्था है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये
बेसिकली उस तरह का काम है भाई, आदमी ने जितना जो किया है वो ठीक है, आगे उनके बच्चे और भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम अगर इनको देखें, अब एक ट्रांसफर का जो इशू है, मैंने बीच में भी रेज किया था, आज तीनों ही लोग बैठे हुए हैं, फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा इन लोगों से। इन्होंने भी कोशिश की लेकिन प्रशासन संभाव उसको कर नहीं रहा है, वो अपने जानबूझ के, उनको ये लगता है। आप एक बात देखें कि ग्रुप डी में मैं किसी कैटेगरी का या किसी जाति का नाम लूंगा, एक जाति के लोग तो रहते ही नहीं है उसमें। 50-60% लोग अधिक से, मेरे को लगता है SC/ST के लोग ही ज्यादा रहते हैं। 60-70% लोग आप जो गैंगमैन या ग्रुप डी की जो नौकरी है उनमें वो ही रहेंगे, तो उनका परसेंट स्वाभाविक रूप से ज्यादा ही होने वाला है, उसमें किसी तरह की बात नहीं है। अब उनको नहीं आने देना, ये ऐसा है कि पंजाब में आप सरदार से कहोगे भाई सरदार खाली कर दो, सरदार तो रहना ही नहीं चाहिए वहां पे, तो ऐसा हो नहीं सकता। जो कम्युनिटी जहाँ रह रही है उस कम्युनिटी को वहां पे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो उसको नहीं आने दे रहे हो मतलब आप गलत काम कर रहे हो। राजस्थान गवर्नमेंट में SC का रिजर्वेशन 16% है, ST का रिजर्वेशन 12% है, जबकि 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार ST 18% है और ST करीब 13.5%। तो ये परसेंट को अगर देखो, अगर उससे भर्ती हो, और यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन कर दी 15 और 7.5, जो 13.5% लोग हैं उनको 7.5 में आप बोलते हो इतने में लिमिट रहो, तो ये बातें ठीक नहीं है। इसको मतलब सुधारने की आवश्यकता है प्रशासन को, और प्रशासन को इस एंगल से सोचना चाहिए। हर अधिकारी चाहता है कि वो अपनी जगह पर पहुंच जाए, हर अधिकारी चाहता है कि उसके मनमाफी काम हो, तो क्या स्टाफ का नहीं बनता? और स्टाफ की जिम्मेदारी अधिकारियों से ज्यादा रहती है, सामाजिक जिम्मेदारी, उसकी फैमिली, उसके बच्चों का ध्यान। ऑफिसर्स का तो कोई भी काम कर देगा यार कि तुम बैंक से पैसे निकाल दो, तुम बच्चों को ये कर दो, उनका कौन करेगा? उनका काम तो वो खुद ही करते हैं, दूसरा तो आदमी। उनके प्रशासन को ज्यादा जिम्मेदार बनाया जाए। और आप लोग ये, मैं लगता है कि ये जो ट्रांसफर का मसला है, जितने अच्छे से अच्छा हो सके। अब मान लो बाहर से कोई म्यूचुअल पे आदमी आना चाहता है, यहाँ पे वो ST आना चाहता है, जनरल जाना चाहता है, तो वो उसका भी तो काम रुका हुआ है। वो जो अनरिजर्व आदमी है, वो मेरे CME थे मधुसूदन शर्मा साहब, उनका एक पियोन बिहार जाना चाहता है। अब वो अजमेर वर्कशॉप में उन्होंने कई बार कोशिश की बट नहीं हुआ काम, अब वो भी तो रुक गया। वो आदमी जो जाना चाहता है वो अपने घर पहुंचे। अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि हम सब लोग ये जो ट्रांसफर वाला जो मसला है इसको ठीक से हैंडल नहीं करवा पा रहे, और प्रशासन भी उस पर ध्यान दे नहीं रहा है, जबकि उनको ध्यान देना चाहिए इस बात को। इसके बाद में जो प्रमोशन और रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन अगर आप देखें तो अल्टीमेटली क्या है, रिजर्वेशन का मतलब है कि आप उतनी प्रिस्क्राइब्ड जो परसेंटेज है उस परसेंटेज में तो आदमी आएगा, और अगर अनरिजर्व में आएगा तो अनरिजर्व में इस तरह का यहाँ चल रहा था। बट अब वो क्योंकि कोर्ट में चला गया मामला, किसी तरह से फंस गया, तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जो भी हो वो जल्दी हो तो सभी का प्रमोशन होगा, वरना हर कैटेगरी के प्रमोशन रुकते रहेंगे। तो जो अधिक से अधिक हम लोग कोशिश करें कि उसको प्रमोशन की जो गतिविधियां हैं वो चालू हो जाए। और उसके बाद में जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर कार्य करना नहीं आता है, और बहुत लोगों को नहीं आता है भाई कि अब नहीं समझ में आ रहा है, ऑफिस में आया हेडक्वार्टर में कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा, एक्सेल चलाना नहीं आ रहा है, एक्सेल पे काम करना, वर्ड में काम करना तो नहीं आ रहा है, तो सीख सकता है, ये स्किल है। जितने भी स्किल है उसको आदमी एक्वायर कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक दिन कल ही मैं किसी घर पे पोस्ट वाले के प्रोग्राम में गया, एक आदमी बैठा था मेरे पास, तो मैंने क्या करते हो, उसने कहा साहब बेलदारी काम करता हूँ। तो मैंने कहा यार तू कभी मिस्त्री बनने की नहीं सोचता? कि मैंने अभी तो सोचा ही 10 साल हो गए। आगे सोचो, तो अगर बेलदार सोचेगा ही नहीं कि मिस्त्री बनना है तो बनेगा कैसे? तो इसी प्रकार से हमको ऑफिस में जो भी काम आ रहा है आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए, और एक्वायर करे, स्किल को सीख ही सकते हो। अगर वो बेलदार, मैंने कहा तू 6 महीना यार सोच के मेरे को मिस्त्री बनूंगा, 6 महीने बाद बन सकता है? कि बन तो सकता हूँ साहब। तो मैंने कहा बनना है। तो बड़ा वो मेरे पैर छू गए, उसने कहा साहब आपने बड़ी पत्ते की बात बताई। अदर नॉर्मली मतलब आदमी बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, अभी डीमोनेटाइजेशन जो हुआ प्रधानमंत्री जी का, उसके बाद में वो जो हुआ उसका रिजल्ट क्या होगा वो पॉलिटिशियन जाने। मैं आप सबसे एक सलाह देना चाहता हूँ, अपनी फाइनेंसेस को बड़े सोच समझ के मैनेज करिए जिंदगी में। नौकरी करने वाले लोग सामान्यतः क्या सोचते हैं कि सैलरी आ गई हो गया काम,
जबकि वो काम तो वहां से शुरू होता है। सैलरी 30-31 तारीख को जब आपके बैंक में आता है तब आपका फाइनेंस मैनेजमेंट का काम शुरू होना चाहिए, पर हमारा तो काम ही है कि वहां तक आ गया। वो बिलदार की तरह हम सोच ही नहीं रहे आगे कि आगे भी कुछ करना है। आपका फाइनेंस को मैनेजमेंट का काम शुरू होता है सैलरी आने के बाद। आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या करें, कैसे करें। मैंने कई लोगों को सरकारी ऑफिसेज में देखा कि LIC करा के खुश रहते हैं। मेरे हिसाब से किसी भी हाल में LIC नहीं करानी चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत सोच है, वो आप समझ सकते हो। LIC कराओ केवल टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए जब तक व्यक्ति के ऊपर परिवार चल रहा है। जो अर्निंग मेंबर है उसका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस है जैसे व्हीकल का इंश्योरेंस होता है ना, आपने पैसे दिए आपको मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ हो गया तो बहुत पैसा मिलेगा। तो जितना भी 50 लाख का, 25 लाख, 1 करोड़, और वो टर्म इंश्योरेंस जरूर से जरूर मेरे हिसाब से करा लेना चाहिए। हर व्यापारी वर्ग के लोग जो समझदार है वो अपना टर्म इंश्योरेंस करा के रखते हैं। तो इस जितने भी लोग हैं टर्म इंश्योरेंस LIC वाले आराम से बताते नहीं है। टर्म इंश्योरेंस ही कराएं, और इंश्योरेंस की बजाय तो आप PPF में पैसे जमा करा दो, फिक्स डिपॉजिट करा दो, कुछ भी करा दो, उससे आपको लाभ हो सकता है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ उसमें लाभ हो सकता है, और कुछ लैंड वैंड इनमें सब पैसे लगाओ तो उससे लाभ हो सकता है। लेकिन LIC वगैरह में मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको गेन, अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा गेन नहीं मिलता है। LIC को सिर्फ टर्म इंश्योरेंस कराएं तो फाइनेंस को जरूर मैनेज करें। अपने जो रिटर्न फाइल करते हैं जितने लोग हैं, मेरे को लगता है अब सबका इनकम टैक्स जाता है, तो इनकम टैक्स को 800 रुपए 1000 रुपए लेता है CA, उसी से फाइल करवाएं। और वो उसमें अपनी बैलेंस शीट बनवाओ साथ में। बैलेंस शीट से आपको पता लगता रहेगा कि भाई आपके पास कितना पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, बच्चे भी सीखेंगे। तो बैलेंस शीट अगर आप खुद बना सकते हो खुद बना लो, पानी पिलाना है तो। उसके बाद में एक बार मैंने ऐसे में एक प्रोग्राम में गया था, उसमें मैंने देखा कि एक विंडो के बारे में बात कर रहे थे। हैरी विल्सन विंडो थी कि वो कितने कितने जानते हैं। तो मैंने एक मेरी अपनी विंडो RPM विंडो बनाई, उसको बताई। मैंने कहा कि आप अपनी जिंदगी को एक क्वेश्चन पेपर की तरह समझे। एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन 10 नंबर का, एक 20 का, एक 5 का, एक 3 का, ऐसे मिलके मान लो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। अब एक आदमी 20 नंबर के क्वेश्चन कोई सप्लीमेंट्री ले लेके भरता रहे पूरे 3 घंटे, तो क्या होगा? 20 नंबर से ज्यादा नहीं मिल सकते। तो कई लोग ऐसी गलती करते हैं कि वो जिंदगी के और पहलुओं पर ध्यान नहीं देते हैं और एक पहलू के पीछे लगे रहते हैं। इसलिए लाइफ में सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जितना है। अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी नौकरी पे ध्यान दो, अपने माँ बाप पे ध्यान दो, अपनी पत्नी पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने दोस्तों पे ध्यान दो, रिश्तेदारों पे ध्यान दो, समाज पे ध्यान दो। तो ये सब बेसिकली वो प्रश्न है कि आप हल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पता लगा कि बहुत सारे लोग तो छोड़ के आ जा रहे पेपर, जिंदगी में चले गए, वो हल ही नहीं करते उसको, तो नंबर नहीं मिल सकते। तो अल्टीमेटली मतलब आपको अपनी लाइफ में अगर बैलेंस करना है तो इस प्रकार का एक एटीट्यूड डेवलप करने की जरूरत है कि जिंदगी के जितने पहलू हैं उन पे हम जरूर से जरूर कुछ सोचें। दूसरा, अच्छे रिलेशन डेवलप करें लोगों के साथ में। काम करना जितना महत्वपूर्ण है उतना महत्वपूर्ण है आपके लोगों के साथ संबंध। अगर आप किसी से ठीक से विश कर देते हो, कोई ठीक से आप उसके साथ व्यवहार करते हो, तो आपको जब जरूरत पड़ेगी तो वो आदमी जरूर आपका काम करेगा। आप बहुत अच्छे कार्य करने वाले हो लेकिन आपका व्यवहार रूड है तो फिर लोग आपका ऐसे ही सोचेंगे यार कि वो आदमी तो ऐसे ही है। इसलिए अच्छे रिलेशन अपने दोस्तों से, अपने ऊपर नीचे आसपास सब जगह, जरूरी नहीं कि ऊपर ही रिलेशन बनाओ, अपने नीचे भी, अपने दोस्तों से सबसे अच्छा अगर रिलेशन बना सकते हो तो वो बहुत काम की चीज है। तो रिलेशन अधिक से अधिक बनाए जाए। अंधविश्वास, अभी जैसे बैरवा साहब ने बताया था राजूलाल के बारे में, तो ये अंधविश्वासों से दूर रहा जाए। कोई उसमें ज्यादा लाभ नहीं है। कार्य को ही पूजा समझे। कार्य है, हम काम कर रहे हैं, और जो जिसको देवताओं को मानता है वो मानता रहे, मैं उसकी मना नहीं करता, वो अपनी इच्छा की बात है। लेकिन बहुत ज्यादा कई सारे आप सुनते रहते हो लोग कि वो छोटी बच्ची को गर्म उससे लगा दिया अंधविश्वास के कारण, कभी किसी को कोई बाबा उठा के ले गया उसकी बलि चढ़ा दी, कितने सब इस तरह के काम होते रहते हैं। तो इस प्रकार के अंधविश्वास नहीं हो और उनको हम लोग जितना कम से कम कर सके उसमें ये किया जाए।
और मेरे को लगता है मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ फेसबुक पे या अपने ट्विटर उस सब पे मैं लिखने लगा। तो लिखने से आपके विचार बहुत क्लियर होते हैं। तो जो भी आदमी उसको टाइम निकालना चाहिए वीक में 1-2 घंटे और वो कुछ लिखे, अपने विचारों को लिखे। कहीं आपने कुछ बाबा साहब के बारे में पढ़ा, भगवान के बारे में, जो भी जिसके बारे में जो पढ़ रहे हो, अच्छे महापुरुष के बारे में, उसको देखें और उसके बारे में कुछ लिखें। आप लिखने से आपके विचार काफी क्लियर होते हैं। हर आदमी को अपने आप को ये देखना चाहिए कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वो लिखने की अगर आदत डल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो भी जिसकी पोस्ट है उसको वो एक लोगों की हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी माने। खासकर जो पर्सनल डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी ये बहुत जिम्मेदारी बनती है। उनके पास लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है कि यार उनका कोई मदद हो जाएगी, उनकी MACP टाइम पे लग जाएगी, उनका ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो भी पर्सनल डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन सबकी और जगह से ज्यादा ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की अधिक से अधिक मदद करें, एक दूसरे बड़े का रेस्पेक्ट करें, और छोटा अगर है हमसे उम्र में छोटा, पद में छोटा, तो उसको जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ भी उसको सलाह देने की जरूरत है तो वो उसको सलाह दी जाए। और अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसको टोका जाए। गलत करने वाले आदमी को अगर आप नहीं टोकोगे और आप देखते रहोगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो भी ये सोचेगा यार कोई तो कुछ कर नहीं रहा है, तो 2 और गलत करने वाले पैदा होंगे। मैं आपको एक टाइम लग रहा है पर एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक दिन दिल्ली में मैं जा रहा था कहीं पे, तो पार्लियामेंट थाने के सामने एक सरदार ने दूसरे सरदार को 2 झापट मारे। मैं तो सब भीड़ खड़ी हुई, क्या हुआ? और वो सरदार खा के चुपचाप चला गया। तो हमने जिसने मारा उससे पूछा कि भाई क्यों मारा तुमने? ये साला सरदार होके सिगरेट पीता है। मतलब उस सरदार ने इस बात पे उसको मारा कि सरदार होके सिगरेट पी रहा है। तो हमारे अगर कोई रेलवे का काम खराब कर रहा है, कोई रेलवे को बदनाम कर रहा है, या कोई अपनी दोस्ती में कोई खराब कर रहा है, समाज को खराब कर रहा है, उसको टोको तो सही कि भाई क्यों कर रहा है ऐसा। उसको टोकने की आवश्यकता है, मैं ऐसा समझता हूँ कि उसको क्वेश्चन किया जाए। महिलाओं का जरूर हमको अच्छे से अच्छा रेस्पेक्ट करना चाहिए जितना कर सकते हैं। और एक चीज और मैं कहूंगा कि जो आदमी गुटखा, खैनी और तंबाकू इत्यादि खाते हैं वो खुद की पर्सनैलिटी खुद ही नेगेटिव कर ले रहे हैं। उनको इंटरव्यू में अगर 10 नंबर मिल रहा हो तो नॉर्मली फिर 4 ही मिलेंगे, उसके दांत दिखते ही। ऐसा है तो ऐसा मतलब ये काम को हम नहीं करें अगर, तो बहुत अच्छी बात है। और किसी तरह से अगर कोई गलत सोबत में पड़ जाए आदमी, तो मैंने एक किताब में पढ़ा था कि आदमी डूबता कब है? जब वो वहां पे ठहर जाता है। डूबता कब है? जब वो वहां पे ठहर जाता है। अगर एक बार गलती से कूद गया और ऊपर आ गया तो फिर नहीं डूबेगा, लेकिन वहीं पर रुक गया। तो ऐसे ही अगर हम लोग किसी गलत संगत में पड़ गए, कोई गलत काम कर दिया, हो गया, उसके बाद नहीं करें। तो अगर गलत ट्रेन में बैठ गए, रेलवे की भाषा में जाना है बम्बई और आप दिल्ली की ट्रेन में बैठ गए, तो कनकपुरा की तरफ जानी थी ट्रेन, पर पता लगा बस्सी पहुंच गई, तो उतर जाओ भाई साहब बस्सी पे, फिर बैठ जाओ कनकपुरा की। तो अल्टीमेटली अगर हम किसी गलत काम में या कोई ऐसे काम करने लग जाए जो सही नहीं है, सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, तो उन कामों को हम हमेशा छोड़ सकते हैं। ये जो बात है तो मेरे को लगा कि यार सब लोगों से बहुत अच्छा मेरा वो है, तो आपस में मेरे को शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने शेयर की। समय भी लिया आपका, और आप सब लोगों ने इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं WCR जा रहा हूँ, और डेफिनेटली वहाँ पे आप NWR का नाम रोशन करेंगे और अच्छे से अच्छा वहाँ पे काम करेंगे, लोगों की टीम बिल्डअप करेंगे, और लोगों को मजा ही आएगा काम करने में। उसको हम धीरे धीरे, एक दिन अरविंद कुमार साहब मेरे बहुत क्लोज है, जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड से रिटायर हुए, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई। मैंने कहा कि सर अल्टीमेटली क्या इतना सीनियर बनने में क्या सीखा आपने? उन्होंने कहा यार कि सीनियर बनने में ये सीखा है कि काम करने के आसान तरीके हैं, लेकिन जब आदमी जूनियर रहता है तो बहुत डिफिकल्ट रास्ते से जाता है, और वो काम वही होता है। तो जैसे जैसे आदमी सीनियर बनता जाता है, काम करने के बहुत आसान तरीके भी होते हैं, बिना नाराज किए हुए काम हो सकता है, किसी से मतभेद हुए भी काम हो सकता है, लेकिन क्योंकि एज रहती है, उस अब यंग एज में हर तरह के आदमी जिस तरह से सोचता है वैसे ही सोचता है। पर आगे आने वाले समय में मैं सोचूंगा कि अच्छे से अच्छा काम करूं, लोगों की मदद जितनी हो सकेगी करेंगे, रेलवे का कार्य अच्छा करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जिस प्रकार का भाईचारा है, रिजर्व कम्युनिटी, अनरिजर्व कम्युनिटी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये भाईचारा खत्म ही हो। भाईचारा खत्म मतलब जो हमारे भाईचारे में दुश्मनी खत्म करने की बात कर रहा हूँ। ये जो भाईचारे के लिए हमने डिफाइन कर रखा है ना कि ये रिजर्व है, ये अनरिजर्व है, सभी लोग एक जैसे क्यों नहीं हो सकते? सब
लेकिन जिसका अगर जो बैकग्राउंड जैसा है उसके आधार पर उसको वो मिल रहा है, अगर उससे कोई आदमी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो जो हमको भाईचारे में आपत्तियां हैं, जो किसी प्रकार की परेशानियां हैं, वो सब एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें और कम्युनिटीज के एंगल से आदमी को कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो आप जरूर उसकी मदद करो। इसी के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।